बॉलीवुड के बारे में आपका क्या पीओवी है? कि बॉलीवुड को जब आप दूसरी तरफ से देखते हैं, एक आम इंसान देखता है, सो उसके दिमाग में बस तीन चीज़ें रहती हैं। वो होता है कि इधर ग्लैमर है और एंटरटेनमेंट है। दीज आर थ्री थिंग्स। बट जितना मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला हूँ, आई रियलाइज इट्स अ डार्क प्लेस ऑल्सो, वेरी डार्क। बॉलीवुड में ना सबको लगता है कि भाई एक बार अपन ने क्रैक कर लिया तो करोड़ों में अपन कमाएंगे। मैं बहुतों से मिला हूँ, इट इज़ नॉट द रियलिटी। आई गिव यू वन स्मॉल हिंट। आप अंबानी की शादी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि ये एक नेटवर्किंग का एक एंगल भी बहुत बड़ा अंश है। द गेस्ट हु हैड कम इन अंबानीज वेडिंग, जो भी इनकी शादी में आए हुए थे, ये सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं है। इन्होंने कुछ सिंगर्स बाहर से बुलाए थे। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि इनकी जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है उसमें अंबानी इज एन इन्वेस्टर। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। पता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते तो एलॉन मस्क रिचेस्ट इंसान नहीं बन पाते, वो बहुत बुरी तरीके से गिरते। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही वुड हैव बीन बिहाइंड द पावर सोर्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। ऑलराइट, मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि क्या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी देश अफोर्ड कर सकता है कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो एब्सोल्युटली अबॉलिश हो? नहीं कर सकता। सो इज इट, क्या मैं सही हूं ये कहने में कि इट विल ऑलवेज इन द लॉन्ग टर्म बी अ विनिंग बेट? Thank you so much for being here. I am a huge fan of yours. आपका काम जो है, आपके जो कंटेंट है, मैं I can't tell you कि it just enamors me. ये एक ऐसी चीज़ होती है जब अब आप शुरू कर लेते हो और 30 सेकेंड्स में चलो और 2 मिनट और ऐसे करते करते 1 घंटा जब कैसे गुजर जाता है। सो अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द विशाल आवर। आई रीच्ड आउट टू यू एंड आप इतने ग्रेशियस थे कि आपने इमीडिएटली रिप्लाई किया and you told me you're a veteran, so isme you guided me as to what to do. You know, there are people who basically are ऐसे लोग होते हैं जो jack of all master of none होते हैं, लेकिन I am very intrigued कि how come आपका जो knowledge है हर subject पर इतना masterful कैसे है? It is not possible for a human being to know so much, क्योंकि बकायदा जो आप बात करते हो, ऑफ कोर्स फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप करते हो, बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ दैट, यू हैव एन एकेडमिक्स इन सम वे अबाउट दैट। लेकिन टॉपिक्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स, टॉपिक अबाउट पॉलिटिक्स, टॉपिक्स अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिल्म्स, इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि आप कैसे इतना कुछ जानते हो। श्योर। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ वेलकमिंग यू टू द विशाल आवर। अभिषेक, थैंक यू यार सो मच विशाल फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड इसके लिए कुछ पैसे नहीं दिए मैंने बट अभी तो पैसे कमाने शुरू किए मैंने। बट होपिंग कि आपकी ऑडियंस के लिए भी आज कुछ वैल्यू ऐड करके जाएं, बहुत कुछ सिखा के जाएं, दैट वुड बी द एम। या आई मीन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ऑन अ पर्सनल लेवल। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे डेन पे जो हैं ही बैठे हैं और दोस्तों के बीच में बात हो रही है, और मुझे इतना कुछ, क्योंकि ऑफ कैमरा भी आपने मुझे इतना कुछ बताया है व्हिच आई वाज लाइक आई विश इट वाज रोलिंग, बट लेट्स गेट ऑन विद इट। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और अभी 30 साल होने को आए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हट के आपके साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल। बॉलीवुड के बारे में आपका क्या पीओवी है? फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड। सो विशाल, आई एम नोन फॉर माई ब्लंट नेचर, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा यहाँ पे। मैं वही कहने वाला था, रिमूव योर। सो आई विल टेल यू कि बॉलीवुड को जब आप दूसरी तरफ से देखते हैं, एक आम इंसान देखता है, सो उसके दिमाग में बस तीन चीज़ें रहती हैं। वो होता है कि इधर ग्लैमर है और एंटरटेनमेंट है। दीज आर थ्री थिंग्स। बट जितना मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला हूँ, ऑफ कैमरा जितने इंडस्ट्री के लोगों से मिला हूँ, आई रियलाइज इट्स अ डार्क प्लेस ऑल्सो, वेरी डार्क। Why so? So for example, the couch thing which has been said, ऐसा कहा जाता है कि आज के समय पे वो चीज़ हो नहीं रही है, casting couch, which is not true. And I was little surprised to know that it is not just with women. There are compromises which have been made by the male counterparts. Second thing is, a lot of stars are actually humble, जिनके साथ आपने भी बहुतों के साथ काम किया होगा. But a lot of people, they portray themselves to be humble on the screen, and वो PR का पूरा गेम होता है, but actual में नहीं होता है. I'll give you an example from South Indian industry without naming the person. Let people guess in the comment. तो आई गॉट टू नो अबाउट वन सुपरस्टार इन साउथ, बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब आई यूज टू बी फैन, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज मैं कैरेक्टर को उनकी स्किल्स के साथ वो नहीं करना चाहूँगा।
अभी तक मेरे को लगता था, बिकॉज हम जब उनको पर्दे पे देखते हैं, बिकॉज वो 1000 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, 500 करोड़ प्लस की मूवीज़ दे रहे हैं, सो कमर्शियली हिज हिट पर्सन, एसएच भी काफ़ी लोग जानते हैं, साउथ में काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ दे चुके हैं, तो मुझे लगता था काफ़ी हम्बल इंसान है, बिकॉज इंटरव्यूज़ में यही लगता था, सबका हाथ जोड़ रहे हैं, कभी बिना चप्पल के चल रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. व्हेन आई मेट समबडी फ्रॉम द डायरेक्टर फैटर्निटी, तो मुझे ये बताया गया कि जब ये शख्स सेट पे आता है तो सबको पहले एक बहुत बड़ा पेज दिया जाता है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस. पहला रूल ये रहता है कि भाई अगर मान लो 30 लोग हैं, अदर देन द कोर हीरो हीरोइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, अगर सारे लोग हैं तो इनकी जो चेयर होगी वो एलिवेटेड रहेगी. ओह हाँ, और बाकियों की नीचे रहेगी. दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज, आप पूरे सेट में कोई भी उनको भाई या उनके नाम से नहीं बोलेगा, सर बोलना है. देयर वॉज एन इंसिडेंट जहाँ पर किसी एक लाइटिंग बॉय ने सर नहीं बोला था एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. ये भी हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ईगो और वट एवर यू से. देन उनको उनके 4 वैनिटी वैन रहते हैं, उनमें से एक वैनिटी वैन इज स्पेसिफिकली फॉर हीरोइंस, जो विच वुड बी गार्डेड एंड नोबडी एल्स इज अलाउड आउट देयर. एंड यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. आई नो कुछ चीज़ें होती है बिकॉज यू आर देयर इन द इंडस्ट्री. अगेन लेट मी टेल यू, चलिए इनका तो मैं नाम लेता हूँ. जैसे इंडस्ट्री में ईगो कितना हो जाता है. अमिताभ सर का अगर आप देखोगे तो वैसे तो बहुत सारे किस्से, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम किस्सास, बट वन ऑफ द किस्सास वाज, आपको पता है मीडिया ने इनको बैन किया था एक टाइम पे. हाँ जी, एक टाइम पे इनको बैन किया था बिकॉज द एरोगेंस. देखिए होता है, मतलब मैंने भी फेस किया है, सबने फेस किया है कि जब आपको सक्सेस पहली बार लगने लग जाता है और थोड़ा ज्यादा होता है तो कभी कभार वो दिमाग पे चढ़ता है. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, नथिंग अगेंस्ट दैट. तो वो इतना चढ़ गया था कि एक बार उन्होंने ना एक मीडिया के फोटोग्राफर और कैमरा वाले को बोल दिया था कि अगर कवर नहीं करना है तो मत करो, समथिंग लाइक दैट. एंड टुगेदर, मतलब सिर्फ वो उस पर्टिकुलर, बिकॉज जैसे अलग अलग पेजेस होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे जो कवर कर रहे हैं, उसी तरह के इनका अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं. करेक्ट. टुगेदर दे केम आउट विद दिस थिंग कंक्लूजन कि अमिताभ बच्चन की ना मूवी कवर करेंगे, ना इनके घर पे कोई इवेंट हो रहा है कवर करेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच मूवीज एक्चुअली started taking the hits, losses. And that is when he realized. इसलिए अगर आप लोग थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से 1.5-2 साल बाद अमिताभ जी ने रखी, वेर ही कॉल्ड ऑल द मीडिया पीपल. ही एपोलोजाइज्ड कि बॉस जो भी है हम लोग तो भाई भाई हैं, इतना क्या करना. ही हैज हिज ओन वे, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, एंड देन इट गॉट सॉर्टेड. सो मेरा ये कहना है कि हम बहुत भ्रमित जीवन में जी रहे हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा ही है. आई विल बी वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट. इट इज वेरी गुड for maybe the top 5 to 10%. It is very good. They get all the fame, attention, money. आप खुद देखो, साउथ की अभी एक मूवी बनी थी जो एक हमारी हिस्टोरिकल एंशियंट हिस्ट्री की एक चीज को लेके बनी थी. 60% ऑफ द बजट इज गोइंग टू द एक्टर, एंड येट द मूवी बॉम्ब्स. आपको पता है पहले क्या होता था? पहले अराउंड 40-50 ईयर्स पहले अगर आप बॉलीवुड की बात करो तो इट वॉज अ विनिंग गेम फॉर द प्रोड्यूसर्स. बिकॉज प्रोड्यूसर्स न्यू कि भाई ये एक लिमिट बजट है, ये वाली सारी चीजों से हो जाएगा. देन एक ट्रांजिशन पॉइंट आया था व्हेन माफिया स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. सो व्हेन माफिया एक्चुअली स्टार्टेड, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, I forgot his name, जिस पे मूवी भी बनी है Once Upon a Time in Mumbai. So guys please guess in the comment, I forgot the name. तो वो बंदे ने क्या किया, he was very attracted towards an actress. ओके, सो ऑन प्लस गैंगस्टर्स लोगों को क्या था कि उनको भी तो थोड़ा चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, तो दे स्टार्टेड लाइकिंग टू, इनके पास सारा ब्लैक मनी रहता था. सो द ब्लैक मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन. बट जब मुंबई में आपकी जब क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ने लग गई थी, यू हैव बीन इन मुंबई फॉर सो लॉन्ग, सो यू नो हाउ थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज. लोखंड वाला केस हुआ, काफ़ी सारी चीज़ हुई. दैट टाइम द गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड ऑल द पुलिस ऑफिशियल डिसाइडेड इट्स हाई टाइम कि अब इसको खत्म करना पड़ेगा. एंड उस समय पे एक तो हमारी एकता जी थी और एक और कोई थे, इनने पहली बार प्रोड्यूस किया वेयर बैंक्स एक्चुअली एग्रीड कि ओके वी विल पे यू. लेजिटिमाइज थिंग्स. एंड पहली मूवी जो इस तरह लेजिटिमाइज हुई थी वो थी आंखें, जो अमिताभ बच्चन और इन सब की थी, अक्षय कुमार एंड ऑल. सो वो जब वो हिट हो गई, सो बैंक्स ऑल्सो, क्या ये ना पायलट होता है, एक बैंक ने टेस्ट करा, प्रॉफिटेबिलिटी निकल गई, पैसा निकल गया. बिकॉज इससे पहले आरबीआई बोलता था बैंक्स आर वेरी रिस्की, बॉलीवुड इज फिल्म्स इज वेरी रिस्की थिंग, तो आप मत लगाओ. तो वहां से फिर वो ट्रांजिशन आया. अब धीरे धीरे क्या हो गया, इवेंचुअली अब आपको ये लगा कि कल्चर थोड़ा बदलने लग गया व्हेन एक्टर्स एक्चुअली स्टार्टेड. बिकॉज अब क्या, पहले जो गैंगस्टर्स लोग आए उनके पास मनी का कोई वो नहीं रहता था, तो जो एक्टर 10 लाख लेता था वो अचानक से 50 लाख लेने लग गया. बिल्कुल. तो वो वहां से बढ़ना शुरू हो गया. एंड धीरे धीरे सो नाउ प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली
it's a very risky game for a lot of producers. Margins have reduced a lot for producers. A lot. In fact, Karan Johar sir ने भी कहा था, बहुत बार कहा है अभी, कि ये सिस्टम स्टार का सिस्टम नहीं चल रहा है क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक्स है फिल्म का बेसिक से जो आप ही कह रहे हैं कि दे टेक सो मच मनी कि इट डजंट वर्क विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म. एब्सोल्युटली. सो अगेन टू द मेन क्रक्स, अगर इसको मेरे को कंक्लूड करना हो, ये सारे इवेंट्स बताने, एंड मोर ओवर क्या हो रहा है कि बॉलीवुड में भी अगर मैं बात करूं, यार आपको भी पता है विशाल, हर दिन 10,000-10,000 लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना लक ट्राई करने के लिए, स्पेसिफिकली इन बॉलीवुड, या टीवी सीरीज मिल जाए, ये मिल जाए. आपको भी पता है कितने लोगों को वो चांस मिलता है. जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूँ, मुझे एक पार्टी में मिले थे अभिजीत सावंत वाज द फर्स्ट इंडियन आइडल विनर. तो उनसे ही बातें करते करते कैजुअली मैं ये पता कर रहा था कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में. एंड ही ऑल्सो सेड कि इवन चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, ये ले लो, थोड़ा सा फ्लॉड है इन द सेंस टेस्ट बदलता जाता है. और इधर उगते सूरज को सब सलाम करते हैं. द मोमेंट देयर आर टू फ्लॉप्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अंटिल यू आर खान कपूर या इसमें से हो, कोई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट. बट इवन देम, बिकॉज़ लुक एट शाहरुख खान, इनका भी डाउन था, जब उनका भी डाउन था तो पीपल हैड रिटन हिम ऑफ. यार बट मैं बताता हूं कि शाहरुख जी के पास सबसे बढ़िया चीज है ब्रांडिंग स्किल्स. ही नोज, ही इज वेरी बिग इंटेलेक्चुअल. मेरे को आज भी याद है AIB यूज्ड टू टेक पॉडकास्ट, ऑल इंडिया बकचोद दे यूज्ड टू टेक पॉडकास्ट. तो मैंने पहले बार देखा उन्होंने किसी तरह क्रैक किया था शाहरुख जी के साथ, शाहरुख सर के साथ, उनके घर पे ही किया था. उनके घर पे द वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू नोटिस, उनके घर पे लाइब्रेरी. राइट. Right. And he has admitted that he is an avid reader, voracious reader. He's updated about so many things जिससे हम भी updated नहीं होंगे. Oh, absolutely. He knows, so he is a very good intellectual. So even if you see, उनके flops के टाइम पे branding weak नहीं हुई थी. बिल्कुल नहीं. उनका मतलब आज भी देखो, मतलब and it's very difficult. और देखिए coincidentally उस वक्त जब उनका डाउन था, सिर्फ फिल्म्स ही नहीं फ्लॉप हो रहे थे. आर्यन के साथ वो इशू चल रहा था. तो बहुत ही नेगेटिविटी था, और उससे निकलकर that is the rise of. एब्सोल्युटली. सो वही है कि बॉलीवुड में अगर इसको नटशेल में 3 पॉइंट्स में बोलूं, इफ यू आर इन द टॉप 5%, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. शाहरुख खान क्लियरली सेज कि भाई देयर आर डेज जब मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मेनी डेज, एंड बाकी टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एंड ही एंजॉयज दैट. मेरा ये कहना है कि भाई बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो ना, द वर्क हॉलिक नहीं टिकेगा, वर्क फ्रॉलिक टिकेगा. फ्रॉलिक इज समबडी हु इज एंजॉयिंग. वर्क हॉलिक तो यार एक मजदूर भी कर रहा है 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए. ही इज वर्किंग 15-16 It's working smart, not working hard. Absolutely. And plus enjoying that thing. Enjoying. If you're not enjoying beyond a certain point of time, depression होगा, सब कुछ होगा, and then you see incidents in your industry also. किसी ने suicide कर लिया, किसी ने ये कर लिया. These things are bound to happen because you came only for कि भाई मेरे को पैसा ज़्यादा मिल जाए और मेरे को आलिशान fame मिल जाए. That's it. If you're coming with that intent, किसी भी फील्ड में आप ज़्यादा टाइम नहीं टिकोगे. Sustainability नहीं रहेगी. So पहले चीज़ है, if you're in the 5-10%, it's really good. Second, to be very honest, girls के लिए आप जितनी equality के लिए बोलो, सब कुछ बोलो, बॉलीवुड में क्रैक करना would be 50% tougher for a girl or a woman as compared to a guy. I'm not saying it's easier for guys, but it's still tougher specifically if you're not ready to compromise on your values. That's the second thing. And third चीज़, अगर मैं बॉलीवुड में कहूँ कि बॉलीवुड में ना सबको लगता है कि भाई एक बार अपन ने क्रैक कर लिया तो करोड़ों में अपन कमाएंगे. मैं बहुतों से मिला हूँ. It is not the reality. I'll give you one small hint. मैं तो ऑफ कैमरा भी नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है. तो निकालेंगे ना, लेकिन आप गेस कीजिए कमेंट पर. हाँ चलिए, मैं इतना हिंट दे दूंगा, शायद आप भी समझ जाओ, पर मैं एग्री या डिसएग्री नहीं करूंगा. मैं तो समझ जाऊंगा. ये समझेंगे कि नहीं, ये देखते हैं. सो क्या हो गया कि एक ब्रांड का डील आ रहा था मेरे पास, ठीक है, एंड दे वांटेड अ UGC कंटेंट. सो आई एम लाइक ओके फाइन, आई चार्ज्ड एन XYZ अमाउंट. जो बीच में मैनेजर था, ही इज लाइक पहले थोड़ा नेगोशिएट कर रहा था. मैंने बोला भाई देखो मेरा ये प्राइस है, आई एम नॉट गोइंग बिलो दैट. करना है कर लो, नहीं करना है तो भाई आपकी वो है, तो उस हिसाब से दे एग्री टू दिस थिंग. बट व्हाट आई गॉट टू नो, वो काउंटर क्यों कर रहे थे, बिकॉज चलो मैं अच्छे हिंट दे देता हूँ. प्राइम पे एक सीरीज है जो बहुत चलती है, ठीक है, उसमें गैंगस्टर के ऊपर कहीं है. so the actor over there was charging less than me, 40% less than me. So वो चेंज के चक्कर में तो बाय द वे आपको मिर्जापुर कैसे लगी शो? आप भी कमेंट में जरा हमें बताइए. अच्छी है, बहुत बढ़िया है. मुझे फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट पार्ट, सॉरी मैं थोड़ा सा, नहीं ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. ऐसा कुछ सोच में आ जाता है. सो आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड, एंड देन मेरे को जब दूसरे लोग भी मिले तो आई रियलाइज दैट बाहर से आपको बहुत लगता है कि यार अरबों कमाते होंगे, करोड़ों कमाते होंगे. इट्स नॉट, यस देयर इज अ हाई पोटेंशियल, बट इट ऑल्सो इज सीजनल. जैसे स्टॉक मार्केट में एक
एक सिंपल सा मैं बता दूं, बिजनेस में बताता हूँ। आपने आज ना मैं बॉलीवुड को ऐसा समझता हूँ, ये एक रेनकोट इंडस्ट्री है। रेनकोट आप कब खरीदोगे? बारिश के टाइम पे। सो बारिश के टाइम पे इट्स लाइक पीक, आप धनाधन छापोगे, दुकानों में लाइन लग जाएगी, खतरनाक। सीजनल इट्स दैट वाज 4-5 months। बॉलीवुड में कह सकते हैं, if your peak that was 4-5 years, then you have to adapt. Yes, you have to keep reinventing. You have to reinvent and survive. Absolutely. And that is also with content. The people who started with me in the field of content, almost 80% are not relevant today. The reason is because उनको लगा था उस समय पे जो चल रहा है, उस समय पे ना वही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड में रील्स में चल रहा था, आप बस डांस करते जाओ और कुछ भी सिखाओ। वो आज भी सिर्फ डांस कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज पहले उनको 1 million व्यूज आते थे, अब 10,000 आ रहे हैं। करेक्ट, दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द रेलेवेंस। पीपल सो यू आर सेइंग दैट अभिषेक कि आपको टाइम के साथ अडैप्ट करना चाहिए, रीइन्वेंट करना चाहिए आपको, एंड यू हैव टू बी अलोंग विद द टाइम आल्सो, एज एन एक्टर, एज समबडी क्रिएटिव स्पेशली, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। एंड एक और चीज ये है कि आई एग्री विथ यू कि यू नो यहाँ पर ये कि एक ऐसा लाइन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके जो सक्सेसेस हैं वो पूरी दुनिया देखती है और सेलिब्रेट करती है। Correct. लेकिन आपके जो फेलियर्स हैं वो भी पब्लिक होती है, और सबसे पहले आपके जो सबसे नजदीके हैं ना, रिलेटिव्स वगैरह, वो अरे बेटा वो फिल्म नहीं चली तेरी। So your successes are public, but so are your failures. अब आप एक कॉर्पोरेट जॉब ले लीजिए, वहां पर आपने बहुत अच्छा क्या बोनस मिला, वेरी गुड, आपकी फैमिली खुश होंगे, दोस्त खुश होंगे, आप सेलिब्रेट करोगे, एंड इट्स अप टू यू अगर आप बताया नहीं। लेकिन अगर काम से निकाल दिया गया, किसी को नहीं पता लगेगा। सो वो अब्सॉर्ब करना, वो लॉस ईजियर हो जाता है, दस डिप्रेशन और ये सब एक पॉइंट है। करेक्ट। ऑल्सो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, एक्टर्स तो पहले सिर्फ एक्टर्स के साथ, फिर मॉडल्स भी बनने लगे एक्टर्स। अब क्या हो गया है कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, और आपने खुद कहा कि आपको एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर से बहुत ज्यादा पैसा ऑफर होता है और हो रहा है। करेक्ट। और ये बात इट्स ट्रू, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इसको सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, नंबर्स देखिए, 70% आज की जनता सारी चीजें कंज्यूम कर रही है ऑन देयर सेल फोन्स। इट्स नॉट ऑन द बड़ा पर्दा, इट्स नॉट इवन ऑन टेलीविजन, इट्स ऑन द सेल फोन्स। सेल फोन्स में आपको सबसे पहले कौन दिखेंगे? विल इट बी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? ऑब्वियसली इट विल बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ब्रांड्स देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास ज्यादा है, इट्स ऑल द गेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ अ पर्सन हैज अ मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होता है कि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी इज, आप जिससे ज़्यादा रोज़ मिलोगे आप उसको ज़्यादा बेटर समझोगे, बिकॉज आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, यू नो देम बेटर, एज सिंपल एज दैट। तो इन्फ्लुएंसर वो है जो हर दूसरे तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं करते हुए कुछ दिख रहा है। सो पीपल की रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ब्रांड्स नो कि अच्छा बिल्कुल टारगेट ऑडियंस हमारी इनको देख रही है, सो ऑब्वियसली वहाँ पर करेक्ट। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है विशाल, स्लोली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। हमारे फील्ड में क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी प्राइसिंग की क्योंकि आपने बात करी, देर आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरगेट अबाउट मी, अ फाइनेंस, अ बिजनेस और अ टेक्नोलॉजी क्रिएटर वर्सेस अ फैशन क्रिएटर, अगर दोनों इक्वल लेवल पे हैं, दिस सेगमेंट वुड ऑलवेज अर्न हायर, एंड देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन। आप सिंपल सा समझो, मैं एक ब्रांड हूँ, लेट्स से मैं कोई टीवी का ब्रांड हूँ या कोई सा भी ब्रांड हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है? एट द एंड मैं इस क्रिएटर या इस क्रिएटर के पास क्यों जाऊंगा कि वो चीजें बिके। टुवर्ड्स द एंड वही है, ब्रांडिंग हो जो भी हो, एट द एंड बिके, ठीक है। अगर एस्टैब्लिश ब्रांड है तो उसको बिकना है, और कुछ ब्रांड्स का रहता है ब्रांडिंग। अब बिकेगा किसके पास? जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है। अब मुझे ये बताओ विशाल कि आप क्रेडिट कार्ड की वीडियो या आईफोन कौन सा नया लॉन्च हुआ कब देखोगे? आप वही ऑडियंस हो जो इस चीज में इंटरेस्टेड हो और पेइंग कैपेसिटी है। गॉट इट? मैं अगर मेरे जेब में 500 रुपए भी नहीं है, मैं नहीं देखूंगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर के वीडियोस, मैं नहीं देखूंगा एसआईपी क्या होता है, भाई मैं अपना खर्चा तो निकाल लूं। बिल्कुल। सो आई नो फॉर श्योर कि यहाँ पर एटलीस्ट वो बंदा देख रहा है जिसके जेब में एटलीस्ट 30,000 रुपए हैं। मेरा प्रोडक्ट 10,000 का है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से सेल आउट होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेट्स टॉक अबाउट व्लॉगर्स। व्लॉगर्स के साथ सीन क्या रहता है? दे हैव मासी ऑडियंस। आप व्लॉगर्स को देखोगे, एक 2-2 घंटे में मिलियन व्यूज हो जाते हैं उनके, ठीक है। लेकिन वो मास है। अब मास में भी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज बिलो 24। करेक्ट। सो अब यहां पर अगर मेरे को जाना है तो जनरल ब्रांड्स, इसलिए आपको उधर किस तरह के ज्यादा ब्रांड्स दिखेंगे? बेटिंग एप्स, करेक्ट, जहां पर 10 रुपए में एंट्री हो रही है, विच इज
I'm not supporting that. I'm actually against those. Betting apps हो गई, illegal apps हो गई, gaming apps हो गई, because उनको पता है इन लोगों का दिमाग, because these are young people, they want to make money quickly. तो इनके दिमाग को भ्रष्ट किया जा सकता है, इसलिए आप इनको देखना. So इस तरीके से इतना डाइसेक्ट हो गया है कि कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है और absolutely and it makes sense. So lifestyle के पास ज़्यादा कैसे जाएंगे कि हाँ उसमें सेगमेंट्स रहेंगे. जैसे अभी क्रीम का ब्रांड है तो they would realize कि हाँ इनको बहुत लड़कियाँ देखती हैं तो वो यूज़ करेंगे, क्रीम यूज़ करेंगे, तो लेट्स गिव इट टू देम. बट वही क्रीम वाला इधर नहीं आएगा. लेकिन अगर मान लीजिए कोई बैंक है, कोई क्रेडिट कार्ड है, फॉरगेट अबाउट दैट, कोई बहुत बड़ा कार की कंपनी है, दे वुड फर्स्ट ट्राई या तो सेलिब्रिटी के पास ही चले जाए. इसलिए यू वुडंट सी influencers promoting cars. They would go to Shah Rukh. They would so go as to... the price point increases, yes, you then choose accordingly. Absolutely. तो ये brands के साथ and it's good. It's ROI वो वाला गेम खेल ही रहे हैं. बिल्कुल सही. और वो बिल्कुल सही. But this makes sense. Yes. Because there's a science behind it. Scientific तरीका है. Correct. So okay, I get your perspective. इतना कुछ बात करने का, we can talk about one topic. Done. Yeah. I can understand. कि इतना knowledge है इनके पास कि उफ, I have to cap it, huh? Yeah. I understand. Yeah. Tell me. तो बॉलीवुड की बात है तो थोड़ा एक फन एलिमेंट, बट यू नो ये फन करते करते ये कैसे फिसल गए, इतने स्मार्ट हो गए दैट आई रियली लुक अप टू दिस गाइज टेक्निक. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, औरी कौन है? सो यार देखो, औरी को आज हर कोई जानता है, ठीक है, और वो कैसे हुआ आउट ऑफ द ब्लू. एक साल हुए होंगे एट मैक्स, बिल्कुल, एंड सडनली ही ब्लू अप एवरीवेयर. अब चाहे आई रियली एडमायर हिज एंटायर ग्राफ, ऑब्वियसली बिकॉज ही हैज प्लेड स्मार्टली. जैसे अभी रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ, औरी का सबसे बढ़िया खास चीज क्या हुआ, औरी ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है. डू यू नो औरी की टीम क्या करती है? वो गूगल ट्रेंड्स और सारे ट्रेंड्स को कैप्चर करती है कि औरी और रिलेटेड ट्रेंड्स कहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं, एंड उसको वो कैप्चर करते हैं. That is how smart they are playing. So for example, उन्होंने वो देखा, I forgot the name, let people guess in the comments. तो एक कश्मीर का एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बढ़िया चल रहा था. I genuinely forgot his name. वो समुराई जैसा वो करता है. You must have seen couple of his videos. और ये सौ कि ये बंदा अच्छा खासा राइज पे चल रहा है, इसका कल्ट बन रहा है. Let's join hands with him. वो अपना फन एलिमेंट के साथ गया. He is always into his element. वो अपना एलिमेंट कभी चेंज नहीं करता. वो उसमें गया and he got another push. और he is also smart because वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा. ही नोज कि कहीं ना कहीं सैचुरेशन आ जाएगा. जैसे ओरी को बहुत अच्छे से पता है कि बॉस मुझे मल्टीपल फैसेट्स में घुसना है, मल्टीपल कम्युनिटीज में घुसना है. सो काइंड ऑफ वो इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन भी जो कर रहे हैं, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बॉलीवुड. दैट वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट. तो पहले हम समझते हैं ओरी है कौन. सो ओरी का जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला एरिया है, they were very influential. They have a lot of real estates. Oh, okay. Yeah, across the globe. बहुत. So very good influential. How he knows so many actresses is because he studied with them when he was in abroad. तो वो उसके चक्कर में काफी सारे लोगों को जानता. तभी आप देखोगे उसने स्टार्टिंग में फोटोज डालना शुरू करी. That was a starting point which made people curious कि अरे ये कौन है, और ये कौन है. हर जगह इन स्टार्स के साथ ये कौन है. बिल्कुल. जो इन स्टार्स इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं. And so openly because the stars are also posting it on their stories. तो ये और वैलिडेशन मिल जाता है, कुछ तो है, वरना वो क्यों पोस्ट करेंगे स्टोरी पे. That was the second thing. Third, he played the बाहुबली trick. बाहुबली में क्या किया था? बाहुबली second part was कटप्पा कौन है, क्या करता है, औरी कौन है, औरी कौन है, क्या करता है. He played. Just imagine everybody in the comment section was करता क्या है भाई, करता क्या है, who is he? Third, the most important thing जो किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इससे ओरी से समझना चाहिए, he plays out criticism really well. He cares a fig. 80% of the comments, even if those are negative, कि अरे तू बड़े बाप की औलाद है, ये है, he cares a fig. Because he knows every publicity is a good publicity. Yeah, absolutely. मूर्ख वो हैं जो कमेंट में उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो कमेंट करने का उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा. स्मार्ट वो है बिकॉज उस वायरलिटी से उसको जो ब्रांड एसोसिएशंस हो रहे हैं, जो दूसरे एसोसिएशंस हो रहे हैं, दे आर मेकिंग लैक्स एंड क्रोर्स फॉर हिम. Absolutely. So he is smarter. You guys are not dumb. You guys are actually dumb. So that's another thing. Another interesting aspect is, although a few people say that he used to supply some XYZ to a lot of Bollywood people, I don't want to comment, let people think, पता नहीं, मुझे नहीं पता. But I know for sure he is very good in maintaining his relationships. Of course. Networking. And आज के time पे it is not about how much you work, it is all about how much you network. Absolutely. I was going to get to that. But this is a lovely gradual transition. So please elaborate. So you see in all the fields it's all about network, you know. Ori को अगर आप हटा देते हैं, even today's time if you talk about, so let's take an example, Vishal,
वी आर टॉकिंग टुडे विथ ईच अदर, ठीक है, ये सोशल नेटवर्क के कारण हुआ है, ठीक है. बट मैं एक दूसरे नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट विद ऑल द इंडस्ट्रीज वन बाय वन, ठीक है. टुडे पीपल से इन योर इंडस्ट्री कि अगर आप कुछ अच्छे प्रोड्यूसर या एक्टर के साथ गुड टर्म्स में हो जी, सो यू कैन रेफर पीपल, you can get reference also, and you get business, and you get a lot of things. Absolutely. इसीलिए आप लोग deliberately नहीं चाहोगे किसी के साथ बिगाड़ना. आपको पता भी होगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आप नहीं चाहोगे. आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हो. इन बिजनेस इफ आई टॉक अबाउट द रीसेंट बिग मैरिज विच हैपेंड इन मुंबई, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्क. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई ये सिर्फ पैसा वेस्ट किया. कहाँ से पैसा वेस्ट किया है भाई? अगर आप देखो, आप अंबानी की शादी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि ये एक नेटवर्किंग का एक एंगल भी था, बहुत बड़ा अंश है. आप खुद देखो, द गेस्ट हु हैड कम इन अंबानीज वेडिंग, जो भी इनकी शादी में आए हुए थे, ये सिर्फ हाई प्रोफाइल नहीं है. अंबानी का बिजनेस इनके साथ कभी ना कभी काफी टाइम से चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ सिंगर्स बाहर से बुलाए थे. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि इनकी जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है उसमें अंबानी इज एन इन्वेस्टर. Yes, right from beginning. Second, a lot of people thought कि यार इतना ज़्यादा बॉलीवुड क्यों दिखाया गया है इसमें, इतने सारे क्यों हैं. दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर इन द सेंस यू सटली सेंडिंग अ मैसेज कि बॉस मेरे सामने पूरी दुनिया झुकती है, विच इज फाइन, विच पीपल डू इन अब्रॉड ऑल्सो, तो दैट इज फाइन. राजा वाला फीलिंग है, दैट इज अनदर थिंग. यू लुक अराउंड, सबसे बड़े, सो ब्लैक रॉक का मालिक आया था, जेपी मॉर्गन के रिलेशंस वाले आए थे. एंड आप 3 महीने पहले देखो, खबर आती है कि भाई दुनिया, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो ब्लैक रॉक देखने वाला है. सो व्हाट इज, सो ये एक तरीका का नेटवर्क है. हम लोग नेटवर्क बनाते फिर एक पार्टी में बुलाते हैं. उन्होंने एक बहाना बना दिया कि भाई चलो नेटवर्क हो गया, ये पार्टी उनके लिए ग्रैंड पार्टी है, आप आओ, आप देखो हमारी. सो he also does, and it's not like every top businessman does a proper networking. And let me tell you, networking is not, so Vishal, अगर हम सिर्फ Instagram पे DM खेलते, I don't call it networking. No. The sad part about today's time is, बहुत लोगों को लगता है networking is like एक फोटो खींच के बस डाल दिया वो networking है. That is bullshit. मैं बोलता हूँ असली नेटवर्किंग वो होती है कि मैं अगर मुंबई आता हूँ अगले बार, आई एम फेसिंग सम ट्रबल एट 11 o'clock इन द नाइट, एंड मैं विशाल को कॉल करता हूँ, यार भाई रुकने की कोई जगह नहीं हो रही यार, कुछ हो सकता है क्या, आ जा. एंड इवन इफ यू हैव सम जेन्युइन प्रॉब्लम, यू कनेक्ट मी टू, अरे यार ये होटल में तो पक्का जगह मिल जाएगी, हेल्प. दैट इज जेन्युइन नेटवर्क, राइट. एंड इट्स नॉट ऑलवेज मॉनिटरी टर्म्स. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि पैसा इन्वॉल्व नहीं. इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी कनेक्शन, इट कुड बी सम एडवाइस. वो होता है नेटवर्क. जस्ट आप फोटो खींच के डाल दो. फोटो तो यार आप अब घूमते घूमते, अब जैसे सम पीपल से मेरे को कोई बाहर मिलता है, अरे आप उसको भी जानते हो, उसको भी जानते हो, एंड आई एम लाइक थिंकिंग यार किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने मेरे साथ फोटो खींच के ऐसा डाल दिया कि लोगों को लगा कि यार इनकी बात हुई है, मेरी बात भी नहीं हुई, बस एयरपोर्ट पे मैंने फोटो डाल दिया ना. आई एम लाइक यार ये बहुत होता है. यू आर राइट. एक्चुअल नेटवर्किंग इज जब आप डीपर जाओ, एक बंदे को एक एक जेन्युइन कनेक्शन हो जाए. दैट्स आल्सो अ प्लेस ऑफ दिस थिंग. लेकिन टॉकिंग अबाउट नाउ ऑरी एज अ ब्रांड, ठीक है, बॉलीवुड का भी हो गया है, लेकिन हाउ वी ट्रांजिटेड इनटू दिस होल अंबानी एस्पेक्ट. अगर आप, जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं करीबन दिसंबरिश, अदानी का बहुत वो इंडाइटमेंट हो गया है यूएस की तरफ से, और मार्केट्स हैव रिएक्टेड. इनफैक्ट रिएक्ट करके 2000 पॉइंट ऊपर भी चले गए थे. और आई वांट टू गेट बैक टू योर लव व्हिच इज द स्टॉक मार्केट, राइट? टॉक मी टू थ्रू, ये क्या हो रहा है अडानी के साथ. इसमें अंबानीज कैसे इन्वॉल्व होंगे, उनका क्या फायदा होगा, और व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ अबाउट दिस होल स्कैम. तो विशाल, बिफोर आंसरिंग फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जजमेंट पास कर लेते हैं, एंड क्या होता है कि मैं थोड़ा यूएस से पहले शुरू करूंगा, एंड देन आई विल कम टू इंडिया, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द एग्जांपल. हाल फिलहाल में यूएस के इलेक्शंस हुए, ठीक है, एवरीबडी गॉट क्रेजी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शंस, लैंडस्लाइड. और उस समय पे एक चीज निकली कि इलॉन मस्क को सबसे ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, कैसे होगा? ये बहुत सिंपल सा है. पता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते तो एलॉन मस्क रिचेस्ट इंसान नहीं बन पाते, वो बहुत बुरी तरीके से गिरते. इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स आल्सो. क्यों? I'll tell you. So क्या हो गया था कि जो बाइडन के निर्देश में ऑलमोस्ट 19 केसेस चल रहे थे ऑन एलॉन मस्क एंड हिज कंपनीज. सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर वो वाली साइड जीतती तो काइंड ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन होता फॉर एलॉन मस्क. एलॉन मस्क इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रीचर हु इज स्टेइंग ऑन दिस प्लैनेट. ही रियलाइज्ड इट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, इफ नॉट ईयर्स, एंड उसको ये पता था कि भाई इस ट्रबल से मैं कैसे निकल सकता हूँ. 2022 की बात करें तो ये वही शख्स था जो डोनाल्ड ट्रंप की बुराई करता था, एलॉन मस्क. एंड देन व्हाट ही डिड इज ही प्लेड द स्मार्टेस्ट मूव.
अचानक से खबरों में आता है $40 बिलियन में कंपनी इलॉन मस्क खरीद लेते हैं। पहले 9% का स्टेक लिया, फिर पूरा ले लिया, ठीक है। एंड दैट वाज नथिंग बट ट्विटर। ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस फॉर एनीबडी जिसको हेट्रेड फैलानी है या फिर पॉलिटिकल व्यूज फैलाने, एज सिंपल एज दैट, द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। एंड वहां पर वही चलता है, वहां पर और कुछ नहीं चलता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लॉट ऑफ बॉलीवुड पीपल हैव रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू ट्विटर। दैट इज ऑल्सो वन प्लेस कि बोले कुछ मिलना है नहीं, फैंस मिलना नहीं है, सिर्फ हेट ही मिलना, तो उधर क्यों जाए? इट्स बेटर टू स्टिक अराउंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एटलीस्ट वी हैव आवर ओन फिल्टर्स, वी हैव टीम टू मैनेज। तो तब जब इलॉन मस्क ने $40 बिलियन पे पूरी कंपनी खरीदी तो लोग हंस रहे थे, बोले तो बेवकूफ है। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि अंबानीज हैव TV18, अडानीज हैव NDTV, वॉल स्ट्रीट जर्नल है किसी के पास, बेजोस के पास खुद का है, बिल गेट्स के किसी के पास खुद का है। ऑल द रिच पीपल किसी ना किसी तरीके से मीडिया कंट्रोल करना चाहते हैं, नरेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। उस समय पे किसी ने ये आंकड़ा नहीं लगाया, एंड देन फिर शुरू हुआ ट्विटर पर असली गेम। द एल्गो इज इन हिज हैंड। आप ट्रम्प की तारीफ करो, आपके पोस्ट सबसे पहले रैंक हो रहे थे। आप ट्रम्प की बुराई करो, आपको इंप्रेशन ही नहीं मिल रहे थे। नाउ यू डोंट नो, मे बी आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। आपके पास क्यूमुलेटिव पूरी दुनिया के उन लोगों का डेटा है जो एक्चुअल वोटर्स हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ट्रम्प को सबसे ज़्यादा लोग वो पसंद करते हैं जो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ट्रम्प को हर वीडियो में ऐसा दिखाओ वो पिज़्ज़ा खा रहा है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ठीक है। आपको ये पता है कि पॉडकास्ट सबसे ज्यादा ट्रेंड पे है, तो ट्रम्प का पॉडकास्ट X पे डलेगा। आपको पता है सबसे बढ़िया पॉडकास्टर जो रोगन है, तो जो रोगन के साथ हमारे इस पे डलेगा, भले ही पैसे लगे तो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनेशन हम ट्रम्प को करेंगे, ट्रम्प की हर जगह तारीफ करेंगे। बदले में ट्रम्प मैक्सिको जाते हैं, 5 मिनट तक इलॉन मस्क की फुल तारीफ करते हैं, जो नेवर सीन बिफोर वाली चीज थी। दोनों की आइडियोलॉजीज एक जगह पे कॉमन होती है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, टैक्सेस हटा देंगे, इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। एंड एट द एंड क्या हुआ? ये जीते। द वेरी फर्स्ट डे इलॉन मस्क का नेटवर्थ $14 बिलियन से फर्स्ट डे, फर्स्ट फ्यू आवर्स में बढ़ जाता है। एंड आप देखते हो $300 बिलियन का मार्क तो ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि किसी भी देश में आप जाओगे, विदाउट पॉलिटिशियंस, विदाउट बिजनेसमैन, दोनों का जब तक नेक्सस नहीं होता है तब तक कोई चीज नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, इट्स हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे क्लासिक एग्जांपल तो रशिया है। रशिया में कहते हैं ऑलिगार्क्स। सो ऑलिगार्क्स आर दोज पीपल हु कंट्रोल द पॉलिटिशियंस आउट देयर। सो बोरिस करके एक बंदा था, उसने बोला कि भाई किसी तरह से हमको सारा पावर चाहिए, सारा पेट्रोलियम का लेके सारा नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो जब इलेक्शंस होने वाले थे, उसने 7 बिजनेसमैन का एक पूरा टीम बनाया, सारे जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको बिठाया एक सीक्रेट रूम पे, एंड ही सेड कि बॉस अपन को अपना ही बंदे को नेता जिताना है, जो भले ही करप्टेड है बट जिताना है, क्योंकि करप्टेड वाला ही अपन को सारे डील्स दिलाएगा। एंड एक के पास पूरा मीडिया था, एक के पास सारे होर्डिंग्स का बाहर का काम था, एक के पास न्यूज़पेपर का था, मतलब इनडायरेक्टली दे हैड अदर बिजनेसेस आल्सो। इन्होंने इसको जिताया। जिताने के बाद बोला कि बॉस अब ये करो। तो क्या हो रहा था कि $20 बिलियन की अगर रिफाइनरी थी, वो इनको $1 बिलियन पे मिल जा रही थी। गवर्नमेंट के हाथ में है, टेंडर साइन। लेकिन ये कौन है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो इतने ये उसी के नहीं, तो ये दिस इज बिफोर पुतिन। ओह, बिफोर पुतिन। सो दैट वाज येल्सिन टाइम। यस, फिर आए पुतिन। सो पुतिन ने आते ही पहली बात बोल दिया कि भाई जो कुछ हुआ है वो ठीक है, आई एम फाइन, अभी तक जो हो गया आज से बंद। बट बोरिस वाज लाइक कि मेरे को नहीं सुनना भैया, मैं करूंगा, क्योंकि ही हैड गॉट दैट ईगो राइड हो गया था कि भाई इतना कुछ है। स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट अगर कर दूं तो 62 या 65 की एज में एक होटल में बोरिस ने अपने आप को गोली मार दी। ही वाज अ बिलियनर बाय द वे, क्योंकि पुतिन ने सारी तरह की एजेंसीज पीछे लगा दी कि बेटा हम हमसे तेज चल रहे हो, अब हम बताते हैं। एंड पुतिन इंस्ट्रक्टेड कि जितना पैसा तुम इधर उधर घुमा रहे हो सारा रशिया लेके आओ। करेक्ट। बिकॉज पुतिन किसी की नहीं सुनने वाला था। एंड दैट इज बेसिक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम अप नाउ, आई विल कम टू इंडिया। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको सुनने मिलता है या समझ में भी आ रहा है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और बिजनेसमैन एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल और ये चीज होती है, हर देश में होती है, तो हमारे देश में भी हो रही है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हम जब अंबानीज और अडानीज की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो 10% हमारे देश की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो लोग पहली बात वेट कर रहे हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बॉस आपको नहीं पता हम कितने बड़े रिसेशन में फंस जाएंगे। बिल्कुल। बिकॉज देखिए 2008 में भी क्या हुआ था। 2008 में जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो रहा था इन द यूएस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज उससे इतनी सारी इंडस्ट्रीज इंटरलिंक थी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी AIG, जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस थी, AIG से फोन आ रहा है लेमन ब्रदर्स को कि भाई साहब हमारा ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के लोन्स हमने रिलेटेड कंपनीज को देके रखे हैं। अगर सारी ये कंपनीज डूब गई, सारी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज डूब गई, तो हमारे 40,000 करोड़ भी जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। एंड यूएस वाले सोच रहे हैं कि हम किस किस को बचाएंगे भाई। बिल्कुल। इट वुड बी फ्लैट कोलैप्स। 1929 हो जाएगा, 25 साल लग जाएंगे यूएस को बचने में।
तो वही वाली चीज़, तो पहली चीज़ है कि दोनों इंपॉर्टेंट है. यू टॉक अबाउट अडानीज, यू टॉक अबाउट अंबानीज, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज पार्ट ऑफ. दूसरी चीज़ आप देखो, बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लेके रखे हैं, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरवेज, पेट्रोलियम, नाउ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ले लो, डेटा ले लो, ये सारी चीज़ें जिसपे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है. फाइनेंस भी एग्जैक्टली सारी चीज़ें. तो अब हम समझते हैं इन दोनों का इक्वेशन. सो हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन सीन that the richest person who has been the richest for a very long period of time, he doesn't like anybody climbing the number one position. And क्या history है, you just connect the dots. जब भाई टॉप होने लग गया था तब कुछ चीज़ें प्लांट करी गई न्यूज़पेपर और सब में, 6 महीने तक नेगेटिव पब्लिसिटी करी गई थी. जब भाई कुछ समय के लिए रिचेस्ट हो गया था और उसके बाद भाई का जो डाउनफॉल चालू हुआ, वो डाउनफॉल आज भी खत्म होने, कम बैक हो नहीं पा रहा. अभी उनका बेटा कर रहा है. भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेट पीपल अंडरस्टैंड. अब कम बैक करने की कोशिश उनके बेटे के थ्रू हो रही है, तो पूरे PR VR करी जा रही है. कमेंट नाउ. सो आप खुद सोचो कि वो वाली चीज़ हो गई. तो अब मैं इसकी चीज़ बताऊं, तो कहीं ना कहीं जो रिचेस्ट पर्सन है वो नहीं चाहते हैं कि भाई कोई ऊपर जाए. एक फार्मा कंपनी का मालिक फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम ऊपर चले गए थे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने उनको चढ़ा दिया था कि अरे सर आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप तो नंबर 1 हो जाओ, हम सारा चीज़ मैनेज कर लेंगे. एक दिन के लिए हुए, अब उस चीज़ को होते हुए 8-9 साल हो गए. फर्स्ट तो छोड़ो, बहुत कभी FDA के रेगुलेशन लगते, कभी है. एंड दिस इज बिन अ हिस्ट्री. लेट मी टेल यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी. मतलब इस फैमिली का जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉशियस अबाउट देयर PR and they're also very cautious about that power. कैसे? So जब इनके पिताजी जीवित थे, I'm not naming for obvious reasons, जब इनके पिताजी जीवित थे, but I think it's pretty obvious हम किसकी बात yeah, people would understand, but I'm not naming it. So जब इनके पिताजी जीवित थे, so जब छोटा बेटा आया कि I want to marry a Bollywood actress, तो इनके घर पे हमेशा फीलिंग रहती थी कि भाई बॉलीवुड, मतलब उस समय पे तो यार एन एक्ट्रेस, मतलब शी वुड बी, एंड शी हैड अ स्टोरी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विद वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो दे वर लाइक कि नहीं. सो आपने आराधना पिक्चर देखी? यू आर वेरी स्मार्ट बाय द वे, बट ठीक है, हाँ, मतलब अच्छी मूवी है. आई वाज अ बिग फैन ऑफ द फर्स्ट सुपरस्टार, सेकंड सुपरस्टार, दिलीप कुमार. या द सेकंड वन. करेक्ट. सॉरी. हां, प्लीज बताओ. काफी कोइंसिडेंस हो रहा है गाइस, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है. या है, क्या पता, वो आप लोग सोचो. पता नहीं जी. सो वो हुआ, तो यू नो व्हाट हैपेंड, पिताजी ने ईडी की रेड पड़वा दी हीरोइन के इधर. ED. अच्छा. Now you go back to the books and you will realize कि एक ED का रेड हुआ. हाय ताकि और प्लस काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैलाई गई ताकि छोटे बेटे को समझाया जाए कि देखो ये तो ऐसी है. बट छोटे बेटे के भी कनेक्ट थे, उसको पता लग गया कि तो पापा ने कराया, तो वो और अड़ियल में आ गया, रिबेल वाला. करूंगा तो अब इसी से करूंगा. सो फाइनली दे हैड टू डू दिस थिंग. अनदर स्टोरी अराउंड द सेम थिंग. अब छोटे बेटे की बात करते हैं. सो दिस इज 2004, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के उस समय के CEO स्टीव बाल्मर, वो आते हैं इंडिया, ठीक है. एंड इस समय पे जो छोटे बेटे होते हैं उनका थोड़े इंडस्ट्री में थोड़ा टफ सिचुएशन चलते हैं, मतलब बिजनेस है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये सारी चीज़ें चलती रहती. तो ही वॉज नॉट इन द गुड स्टेट, प्लस छोटे भाई के साथ जो चल रहा है उसके कारण ही वॉज नॉट इन द गुड स्पेस. बट समहाउ उनकी जो टीम थी, PR थी, उनने कन्विंस कर लिया कि सर अगर एक माइक्रोसॉफ्ट वाले के साथ अपन ये करते हैं, सो दैट वुड बी अ बिग बस, तो आप प्लीज़ जाओ. So usually ये prepared जाते हैं, मतलब there are certain protocols, you know, when big people go there are certain protocols given to the journalist कि इतने एरिया में ही रहना है, इसके आगे पीछे नहीं जाना, ये है. But this time there was not much time left because वो बहुत last moment, is like casual होगा, क्या है, कॉन्फ्रेंस है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, कुछ मीडिया वाले आएंगे, and it would be covered. बट यहाँ से इवेंट होते ही was very happy. इवेंट जस्ट खत्म लास्ट मिनट पे, he got the shock of the life, he was disappointed. क्यों? क्योंकि स्टीव बाल्मर ने एक चीज़ कह दी जाते जाते. उसने बोला कि आप लोगों को पता है हमारे स्टैनफोर्ड के समय पे, बिकॉज बोथ ऑफ अस वर स्टैनफोर्ड के समय पे हमारे बैच में केवल 2 ड्रॉप आउट थे, एक मैथ और ये था. 2004 तक किसी को नहीं पता था ही वाज अ ड्रॉप आउट. And you think he purposely did it? Yes, it was not he, his family, because 2004 के पहले इंडिया में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते थे, एंड ड्रॉप आउट वाला कल्चर इंडिया में नहीं था, वो US में था. सो समबडी सेइंग कि बस 1 साल पढ़ के आप आ गए स्टैनफोर्ड से, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था. तो वेबसाइट से लेके मैगजीन से लेके हर जगह पर इट वाज drop out. Yes. So and so drop out. Then that narration changed, उनकी वेबसाइट को अपडेट किया गया, and then a lot of PR activity happened कि देखो एक ड्रॉप आउट ने इतना कुछ कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो. Then that entire narration changed. Correct. So you got to understand कि businessmen ये वाला गेम खेलते ही हैं, and it's a part of the entire business. उस लेवल पर तो उस लेवल पे तो करते हैं.
नाउ टू योर पॉइंट फाइनली कि भाई ये दोनों का क्या सीन चल रहा होगा, तो देखिए इन दोनों के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अदानी अंबानी। हाँ, दोनों के बहुत अच्छे एक मित्र हैं who has to balance between both because both are important in their respective areas. लेकिन जो आजकल जो सबसे ज़्यादा मुद्दे में रहते हैं, let people guess अब दोनों में से ज़्यादा कौन मुद्दे में रहते हैं, तो उनके साथ एक सीन क्या है कि उनके साथ ये सीन है कि जो इनके मित्र हैं, कॉमन मित्र हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो उनके और भी अच्छे मित्र हैं, क्योंकि गुजरात अहमदाबाद में स्कूटर में ये लोग रात में घूमते थे, चाय की चुस्की लेते थे, इतनी गहरी दोस्ती है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि इनके डबल सपोर्ट है। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों में से एक उद्योगपति जिसके पास दुनिया का इतना ज्यादा पैसा है कि वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता था, उसके अंदर इतना पावर आ रहा था कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता था टूवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज। द पॉलिटिकल पार्टीज डिडंट वांट दैट, सो दे स्टार्टेड ग्रोइंग समबडी। इसलिए आपको कुछ साल में अचानक से लास्ट 7-8 years टू बी वेरी प्रिसाइज आपको दिख रहा है अचानक से धड़ 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 करके उठना शुरू हुआ है। इट्स नॉट लाइक वो पहले नहीं उठ रहे थे, तो एक काउंटर बैलेंस क्रिएट किया। एग्जैक्टली देखिए जॉब फॉर एग्जांपल आज अगर मैं किसी को नौकरी पे रखता हूँ, लेट्स से मैं एक एडिटर रख रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो मैं एक ही एडिटर नहीं रखूंगा, मैं उसके साथ एक और रखूंगा। क्यों? क्योंकि कल को ये छोड़ के जाएगा तो आई हैव अनदर बैलेंस। कल को ये अगर डिक्टेट करने लग गया टर्म्स कि बॉस मेरे को तो 2 लाख रुपए ही सैलरी चाहिए प्लस बोनस चाहिए, तो आई हैव अ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊंगा इस चीज पे, तो वो डिपेंडेंसी तोड़नी थी। सो दैट इज व्हाई अनदर पार्टी वाज। अब ये वाली बात ओपोजिशन को पता है। सो आप देखो ओवर द लास्ट 1.5 years द अमाउंट ऑफ कभी कोई रिपोर्ट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है, ये आपको टारगेटेड नहीं लग रहा एक ही ग्रुप पे बार बार, बिकॉज दे नो कि देयर आर सर्टेन होल्स, उस बकेट में होल है, तो वो बार बार लोगों को वो दिखाना चाहते हैं ताकि कहीं से अगर कुछ हो जाए तो पूरी सत्ता भी बदल सकती है एंड बहुत चीजें बदल सकती है। तो दे हैव गॉट द वीक पॉइंट एब्सोल्युटली। और आप ये खुद सोचो, अगर हमारी इंडस्ट्री पे भी अगर हम आ जाते हैं, सो अभी कुछ समय पहले हमारे रेगुलेटर पे ही सवाल उठे, आलोचनाएं उठी हैं। हिंडनबर्ग ने निकाला, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि बॉस जो इंडिया में जो रेगुलेटर को चला रहे हैं वही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें कर रहे हैं, उनकी मेन जो हस्ती है वो कर रही हैं। एंड जस्ट इमेजिन लास्ट टाइम आई रिमेंबर अ स्मॉल एलिगेशन वाज मेड टू द फॉर्मर दिस थिंग, विद इन 2 months दैट पर्सन हैड टू गिव अ रेजिग्नेशन। इट हैज बीन मंथ्स, नोबडी इज टॉकिंग। सो सवाल ये उठते हैं कि भाई कौन प्रोटेक्ट करना चाहता है और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है। देखिए ये सब छोटे वो रहते हैं, ठीक है, छोटे प्यादे रहते हैं। प्यादों को प्रोटेक्ट करने का वैसे भी कोई सेंस नहीं रहता, तो हमारे इधर हमेशा इतिहास रहा है, स्केपगोट्स बनाए गए, चाहे हर्षद मेहता बोलो, केतन पारेख बोलो, स्केपगोट्स बना दिए जाते हैं कि भाई अब इसका रेलेवेंस नहीं है, इसको फंसा दो, सिंपल है। अब ये लाइबिलिटी बन गए। यहां पर ऑब्वियसली बिकॉज द स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड टू सो मेनी पीपल, आई एम नॉट नेमिंग फॉर आवर सेफ्टी, पता चला अगले पार्ट तक हम दोनों उड़ गए तो इतने लोगों के साथ वो है, पता चला विशाल आर और कहीं पे चल रहा है, फिर अपना किसी आइलैंड में है दूर वाले पे। सो वो इतने स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं कि वो उस व्यक्ति को अभी नहीं फंसा सकते हैं। अदरवाइज आप खुद सोचो, एक बैंक थी, प्राइवेट बैंक, लेट मी चेक द जीके ऑफ योर पीपल। एक प्राइवेट बैंक थी, उसकी एक विमेन सीईओ थी, आई यूज्ड टू एडमायर अ लॉट। करप्शन चार्जेस लगे, शी इज अ पास आउट फ्रॉम जमनालाल ओनली, एंड बिकॉज ऑफ हस्बैंड दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड। इधर भी केस वैसे हस्बैंड वाला ज़्यादा है, सो उसके कारण फंसे, इमीडिएटली वहाँ पर निकाला गया, देन एक्शन लिया गया, जो भी किया गया। बट यहाँ पर इतनी बड़ी, और इसी के चक्कर में अब मैं बताता हूँ, इवन दो यू हैव नॉट आस्क्ड, कुछ लोग क्यूरियस होंगे जिनके दिमाग में सवाल होता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतना पैसा क्यों बेच के जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इतना क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज 2 चीज़ें हो रही हैं, 3 चीज़ें हो रही हैं। पहला, ट्रंप वहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं देखो, मेरे को सिंपल सी चीज़ है, मेरे को फायदा जहाँ दिखेगा मैं वहाँ पर अपना पैसा लेके जाऊँगा। ट्रंप बोल रहा है टैक्स फ्री कर देगा, हमारे इधर LTCG भी बढ़ गया है, सारा टैक्स बढ़ गया है, हर चार्जेस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट बुक करके उधर जाऊँगा, दैट इज ऑब्वियस रीजन। दूसरा, मार्केट लुक्स लाइक द वन व्हिच इज टू बेट ऑन, या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, डॉलर का जो है, सिंपल सरल भाषा में बताऊँ तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, तो क्या होगा कि बाहर वाला बंदा अगर इधर 10 रुपए लगा के 10 रुपए बनाएगा भी, तो वो बिकॉज रुपी वीक हो जाएगा, उसको कुछ फायदा नहीं होना है, तो उससे बेटर है वो वहाँ पे ले जाएगा, डबल भी ऊपर हो रहा है, आपका डॉलर भी अप्रिशिएट। और तीसरा रीजन जो कोई सोच नहीं रहा है वो इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो विदेशी लोग रहते हैं ना, ये ब्लाइंड साइडेड नहीं रहते, वे आर वेरी रेशनल।
तो ये कास्ट पॉलिटिक्स और इन सब पे नहीं जाते, ये सिर्फ जो दिख रहा है उस पर बिलीव करते हैं। उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि हम ऐसे देश में पैसा लगा रहे हैं जहां पर कि रेगुलेटर पे खुद सवाल उठ रहे हैं, रेगुलेटर को जो चेयरमैन हैं उन पे सवाल उठ रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी, दे ऑलवेज वांट स्टेबिलिटी, जब तक वो स्टेबिलिटी वाला फिगर नहीं दिखेगा दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। तो दो चीज़ें हो सकती है जो मेरा हंच कहता है, आई डोंट नो व्हेन दिस पॉडकास्ट विल रिलीज, मे बी इन द 3 to 4 months वी फाइंड कि उनका टेन्योर जब खत्म हो रहा है वो खुद ही जा रही हैं, दैट वुड बी अ सेफ वे टू गो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड, अगर अपोजिशन को कुछ मौका मिल जाता है बहुत बड़ा, अपोजिशन इज एक्चुअली लूजिंग ऑल द चांसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर लूजिंग ऑल द चांसेस। इफ दे गेट सम सॉलिड चांस एंड दे एक्चुअली हिट द रॉड व्हेन इट इज हॉट, तो हो सकता है और ज़्यादा पार्लियामेंट में बवाल हो और वो, लेकिन प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज टू बिग टू कोलैप्स। लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट्स नाउ। ऑलराइट, मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि क्या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी देश अफोर्ड कर सकता है कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो एब्सोल्युटली अबॉलिश हो जाए? नहीं कर सकते। सो इज इट, क्या मैं सही हूं ये कहने में कि इट विल ऑलवेज इन द लॉन्ग टर्म बी अ विनिंग बेट? नॉट नेसेसरी। जापान में अगर आप जाओगे 25 साल तक उनके मार्केट ने 0% रिटर्न दिए, ठीक है। यूएस में हमने बात करी 25 साल तक नहीं किया, इंडिया में भी हो चुका है, थोड़ा चेक कीजिए, 8 साल तक 0 रिटर्न थे। लोगों ने बस रिसेंट टाइम्स में देखा इतना ज़्यादा रिटर्न है, नेट रिटर्न बीच में कुछ ईयर्स थे जिसमें इंडिया में 8 साल तक 0 रिटर्न थे। सो द पॉइंट इज कि हम इस हाइपोथेसिस से कि हमेशा से जो होता है ये होता ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है। ओवर अ लॉन्गर मैक्रो स्केल 100 ईयर्स का डेटा यूएस का जब लेते हैं तो ऑब्वियसली इक्विटीज़ हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन हमारे लिविंग तक जब तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 20, 25, 30 साल का अगर एवरेज ले, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा से आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। आई एम नॉट साउंडिंग नेगेटिव बट दिस इज द रियलिटी कि यू नेवर नो, हो सकता है ये इसी एरा में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। भाई आप एक बात बताओ, 2020 में किसी ने सोचा था कोरोना आएगा? आ गया ना, आउट ऑफ द ब्लू, नोबडी प्रेडिक्टेड, नो बिग पंडित हैड प्रेडिक्टेड एक्सेप्ट बिल गेट्स, जिसने 2015 के टेडेक्स में खुद ने बोल दिया था एक बहुत बड़ा वायरस आएगा, पता नहीं कैसे बोल दिया। आपको मालूम है कैसे बोला था? पता नहीं। सो ये वाली चीज़ है। तो यू जस्ट इमेजिन कि बहुत सारे, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड सो इज द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। तो आई वुडंट से, जस्ट टू आंसर, कि स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो गारंटी पैसा। स्टॉक मार्केट इज नेवर अबाउट गारंटी, स्टॉक मार्केट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा? विशाल, आज अगर एग्जाम्पल लेते हैं, शाहरुख खान क्यों, शाहरुख खान तो इतना स्मार्ट है, इतना वो है, क्यों उन्होंने इंस्टेड ऑफ पुटिंग मे बी 600 crores into stock market, he preferred to put that money in red chilies? क्यों सोचा? बिकॉज आपको समझना है, वॉरेन बफेट एक कंसेप्ट कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको जो चीज़ ज़्यादा पता है, जिसके इर्द गिर्द आप ज़्यादा जानते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करो, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। अच्छा, तो शाहरुख खान न्यू कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है, कैसे मूवीज़ चलेंगी, कैसी मूवीज़ बिकेंगी, मुझे अब इतना समझ में आ गया है। उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री एंटर होते ही थोड़ी रेड चिलीज चालू करा। ही स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इनटू द इंडस्ट्री, सीखा, एंड देन ही डिड दिस थिंग। Likewise, I would say कि so he bet on himself. He bet on himself and the industry which he knows well. उसमें major bet किया. I'm not saying he's not invested in other areas, but major investment went into his own industry. Likewise, मैं कहूँगा stock market में अगर direct investing कोई कर रहा है और वो हैवी अमाउंट सोच रहा है कि मैं इधर से बनाऊंगा, दिस माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंसेस, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से बनाना है तो आपको 10, 12, 15 साल तो पहले समझने में देना पड़ेगा। एंड पीपल वुड लाइक, इतना किसके पास टाइम है? तो जस्ट गो एंड लुक इनटू द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। आप देखो, वॉरेन बफेट सर को सबसे ज्यादा काम क्या किया? 82 years ऑफ कंपाउंडिंग। 82 ईयर, ही इज 92, 94, उन्होंने बहुत जल्दी चालू कर दिया। 82 ईयर्स की कंपाउंडिंग उनको हेल्प करी है। लेट राकेश झुनझुनवाला जी को भी लग गए काफी साल, वो 30 ईयर्स की कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको देखा 50,000 करोड़ जो आप देखते हो। बाहर के आप जितने बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स देखते हो, उनको 10 से 12 साल तो प्रॉपर समझने में, फिर ट्रेडिंग में इसको कहते हैं ब्रेकआउट हुआ, मतलब इधर से स्टॉक ऊपर गया, तो तब आता है आपका ब्रेकआउट। यस, विद टेक्नोलॉजी एंड विद सम एलिमेंट ऑफ लक हो सकता है ये कुछ कम साल में आ जाए, बट आपको उतना डिवोट करना पड़ेगा। तो विशाल, टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये कहना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा तो पैसा ही पैसा बनेगा? अगर ऐसा होता तो सेबी की रिपोर्ट गलत है कि 96% लोग नुकसान कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के टॉप IITs और IIM वाले रिचेस्ट पीपल होते ओनली बाय इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। और अगर ऐसा होता तो अडानीज अंबानीज काम छोड़ के दिन भर लैपटॉप पे बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग करते।
What is your take on gold investment? क्या लोगों को कि इंडिया में गोल्ड एक बहुत ही सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट? इट्स नॉट जस्ट सेंटिमेंटल, दुनिया का सबसे ज्यादा फिजिकल गोल्ड भारत के घरों में पड़ा हुआ है। आई सी। या सो आपको समझना है कि जितने भी लोग हमारे देश में गोल्ड फिजिकली आज के समय में जब ये वीडियो देख रहे खरीद रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, देर आर सर्टन लिमिटेशंस इन द सेंस, ऐसा तो नहीं आप घर में 2 टन का सोना रख सकते हो, घर पे तो नहीं रख सकते हो, स्पेस। दूसरा है, जो भी घर पे अपने ऑफिस में सोना रखता है उसको हमेशा डर रहता है चोरी का। सबसे ज़्यादा डर रहता है कि भाई किसी ने चाकू के नोक पे मुझसे पैसे मांग लिए, पूरा सोना मांग लिया, इसका डर है। तीसरा है, जो लोग ज्वेलरीज बना के अपने घर पे रखते हैं कि बेटी जब बड़ी होगी, ब्याह रचाएंगे उसका, तब उसको देंगे। दैट्स द मोस्ट कॉमन थीम। आपको बता दूं कि मेकिंग चार्जेस रिफंड नहीं होते। 24 कैरेट का सोना जो एक बार बन गया है, वो जब आप बेचने जाते हो 24 कैरेट में नहीं, 22 कैरेट 23 कैरेट पे जाता है। तो आप कहीं ना कहीं, भले ही गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको बस ये लग रहा है अरे गोल्ड मैंने 20,000 का जहाँ तब लिया था, अब 70,000 का हो गया, तो देखो फायदा तो हो गया। यू आर स्टिल मिसिंग आउट 5,000 6,000। कैसे? बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस एंड ऑल। क्योंकि देयर आर स्मार्टर वेज। एक सिंपल सा है, अगर मेरे को सोने पे ही रखना है और मेरे को विश्वास है कि सोना आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? बिकॉज इट इज़ अ सेफ हेवन बोलते हैं। सेफ हेवन इन द सेंस, दुनिया भर में युद्ध हो जाता है, कुछ भी होता है, इन्वेस्टर्स को जब लगता है कि भैया बहुत डर लग रहा है, अब क्या करा जाए, सारा पैसा आता है कमोडिटी, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पर आता है। बिकॉज उनने हिस्ट्री देखी है कि इतने साल से ये चीज़ चलती है, प्लस इसके रिजर्व्स हर देश को मेंटेन करने पड़ते हैं, तो ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो कहीं ना कहीं इधर आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है, बट सेफ हेवन है। बट आप इसको डिजिटली होल्ड करो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन टुडेज टाइम। गोल्ड ETFs, गोल्ड बीज कहते हैं, आप उस तरह करो। इसमें 2-3 फायदे हैं। मेकिंग चार्जेस का कोई इशू नहीं है। अगर गोल्ड आपको लग ही रहा है 10 साल बाद बढ़ना है, तो ये भी उतने ही लेवल पे, उसी लेवल के साथ पैरेलली उतना बढ़ेगा। मेकिंग चार्जेस बच गए, टेंशन नहीं है कि भाई कल को आपके घर में चोर भी आ गया, वो आपको ये थोड़ा बोलेगा तेरे डीमैट का पासवर्ड दे, मेरे को पासवर्ड ये दे, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका वो भी चीज़, पीस ऑफ माइंड हो गया आपके पास। टैक्स ऑब्लिगेशन से भी, फॉर एग्जांपल SGB करके एक बहुत बढ़िया टूल 2015 में गवर्नमेंट लेके आया। गवर्नमेंट ने बोला SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको 2-3 फायदे होंगे। पहला, 8 ईयर का लॉकिंग है। वैसे भी जो घर पे भी सोना रख रहा है बेटी की शादी के लिए, वो 8 साल तो रखता ही है, ठीक है। 8 साल के लॉक इन के बाद आपको कोई इनकम टैक्स इस पर नहीं भरना है, जो इंटरेस्ट निकला उस पर टैक्स नहीं भरना है। दूसरी चीज, साथ में गवर्नमेंट 2 से 2.5% एक्स्ट्रा देगी, जो भी उस समय पे गोल्ड का वैल्यू रहेगा। तो टेक्निकली यू आर डूइंग द सेम थिंग, आप गोल्ड पे लगा रहे हो, बट कितने बेनिफिट्स ले रहे हो आप इसी के साथ। इसी चक्कर में गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज हुआ, हो सकता है डिसकंटिन्यू ना कर दे कुछ साल बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को 90 करोड़ का नुकसान हुआ है, उनको भी नहीं पता, तो गोल्ड इतना अच्छा अप्रिशिएट हो जाएगा और इतना हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2-2% करके, तो 90 करोड़ का है, विच इज स्टिल मैनेजेबल, बट जब तक चल रहा है। सो यू हैव बेटर ऑप्शन। सो गोल्ड फिजिकली आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हो बेवकूफ हो, डिजिटली अगर आप कर रहे हो तो परफेक्ट है। If I may ask, अभिषेक, आपका जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, इफ यू डोंट माइंड, मोटा आपने कहाँ पर डाइवर्सिफाई किया? So see, almost it keeps changing from year to year, because जैसे जैसे मेरे को opportunity, I'm an opportunistic, just like Rakesh Jhunjhunwala was there, but I'll tell you. So let's take an example. At present, 30% is a business which has nothing to do with stock markets. Correct. So you've invested अपने आप में या किसी और के बिजनेस में as an investor? Partnership. So obviously it's others who are running. It's like you're an angel investor. Startup investor. So I've invested 11 companies. तो lovely. So 30% वहाँ पर। हाँ, उसमें से I would say, see, 80-20 Pareto principle हर जगह वर्क करता है. It's the 20% which gives you the maximum amount of returns, and rest are giving you average. तो उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं which is giving me cash flows also. Lovely. So, in fact, it is giving me one of the highest cash flows of my entire, and progression हुआ है लास्ट 5-6 साल में, वो चीज़ बढ़ी है. बिल्कुल. तो that is 30%. I would say 20% would come through anything to everything related to social media. Now, this includes brand deals, this includes speaking engagements, this includes anything related to social media, whatever it is happening, podcast and whatever. So 20% वहाँ हो गया, तो ये 50% यहाँ पर हो गया. 30% comes through, not 30, 20% I would say rentals and all those things, जो property वाली चीज़ हो गई. So that comes to 70, and rest 30 is very diversified. I mean, very diversified in the sense, जैसे मैंने बोला 2% crypto. I don't even see this thing. वो Binance में मेरा पड़ा हुआ है, I don't even see this thing. I'm just happy जब news देखता हूँ कि Bitcoin ऊपर जा रहा है, Ethereum ऊपर जा रहा है. I'm like fine. So वो जैसे 2% हो गया. हाँ, उसमें से भी I would say honestly, of my entire net worth at present, when we are shooting, only 10% is invested into equities. That's what I'm shocked about. At present. That's what I'm shocked about. I'll tell you, if you would have done this interview 9 months back, this was 45%. Wow. What has made you
reduce your equity exposure from 45% to 10%? Very valid question. So this is something people can go मेरे Instagram के क्या बोलते हैं वो चैनल या कम्युनिटी कुछ होता है ना, उसमें कुछ डालते हैं, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं. It is in the month of September 2024 I had put that I am redeem a lot of things. Okay. Wow. हाँ, एंड ठीक है मार्केट ऊपर है अभी भी जो भी है, बट लोगों के पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो शायद इतने ऊपर है तो आपका एक फोरसाइट था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एनालिसिस कि आपको पता था कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड होने वाला है. आई डेंट नो हाउ सून इट विल स्टार्ट. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, हो सकता है ये 6 महीने बाद हो. नो वन कैन टॉप और बॉटम मार्केट का केवल 2 लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक है भगवान और दूसरा लायर. मैं नहीं हूँ दोनों में से कुछ भी, मेरे को नहीं पता. तो आई डेंट नो. मेरा सिंपल सा मैथ रहता है यार विशाल. मेरा है आई सेट सर्टन गोल फॉर माई सेल्फ, माई इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग. मेरा अगर गोल है 3x, मेरे को वो 3x 6 महीने में मिल गया, 6 साल में मिल गया, 2 महीने में मिल गया, आई विल बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मेरा जो था वो ऑलरेडी सरपास हो रहा था. जो रिटर्न, दैट इज नंबर 1. सेकेंड, एक एनालिसिस आपको बताता हूँ, आपके व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. जो रेट कट की बात होती है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डीप इनटू इकोनॉमिक्स, लोग कंफ्यूज होंगे, बट सिंपल सा, क्योंकि ये आजकल लोग न्यूज़पेपर में इतना तो सुन लेते हैं आरबीआई रेट कट कर रही है कि नहीं कर रही है, फेड रेट कट कर रही है कि नहीं कर रही है. ये इतिहास है. आप 90s से देख लीजिए, 2000 से देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए. जब रेट बढ़ता है ना, तब तो मार्केट बढ़ रहा है. रेट कट की बात होनी जैसे शुरू होती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं, और जब रेट कट होने लग जाते हैं तब उल्टा हो जाता है, मार्केट गिरने लग जाता है. उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज द मार्केट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड डाउ थ्योरी. डाउ थ्योरी सेज कि मार्केट हर चीज पहले से पचा लेती है. करेक्ट. सो आप फैक्टर इन कर लेती है. तो जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो जिसका रिजल्ट अच्छा तो उसके बाद सोचते हो गिर क्यों गया, क्योंकि आप उसके लास्ट 1 महीने का चार्ट देखो तो ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि मार्केट को पता था किसका रिजल्ट अच्छा. वो फैक्टर इन हो गया है. अब वो ऊपर तभी जाता जब उससे भी बेतोड़ कुछ आया होता. करेक्ट. तो ऊपर जाता. अब वो उधर तक भी आया तो वो गिरना है. दिस इज अ प्लेन लॉजिक. सो एज पर द डाउ थ्योरी, दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज, बहुत एक जिसको भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, आप जाके इंटरनेट पे ढूंढोगे निफ्टी पीई चार्ट. निफ्टी पीई, प्राइस टू इक्विटी. अब मैं ऐसा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस, बट इसका एक सिंपल सा ट्रेंड है. जब भी ये 25 to 28 के बीच में आता है, मार्केट को कहता है ओवरबॉट, मतलब बहुत गर्म हो गया है, बहुत सारा यूफोरिया हो गया. निफ्टी का पी अगर 25 और 28 के बीच में होता है, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट है, ओवरबॉट, बहुत लोगों ने खरीद लिया हुआ है. जब भी ज्यादा गर्म होता है ना, अब देखो बलून एक लेवल तक बढ़ा, ज़्यादा बढ़ गया, एक पिन भी लग गई ना, फट गए. हाँ, तो वो चीज़ होती है. इसलिए आप देखो ये जो हलचल आज जब हम रिकॉर्ड करें इस चीज़ को, ये क्यों हो रही है, बिकॉज वो उस समय पे पी पे था. अभी एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, आई डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू रिलीज, इज 2120, बट व्हाई आई एम स्टिल 10%, बिकॉज 15 to 18, अब 15 तो शायद नहीं आएगा, 15 वॉज कोविड का टाइम, ठीक है, मतलब ये वन ऑफ इवेंट. से 18 के आसपास जब आता है, जिसके लिए अभी भी स्कोप है, that becomes a neutral to lucrative opportunity. That if you are playing long term, ये बहुत बढ़िया समय होता है कि आप इस समय पे क्या होता है, 10 रुपए महंगा भी ले लेते हो ना, चलेगा, आप रिटर्न बना लोगे. अच्छा. सो दैट वाज द सेकंड फैक्टर, है ना. देन वॉरेन बफेट सर का एक जीडीपी मेट्रिक चलता है, जो जिससे वो बोलते हैं कि जब भी ये बहुत हायर जोन पे रहता है तो इट इज़ वेरी रिस्की. तो वो इंडिया का ना वो रेड सिग्नल बार बार दे रहा है कि अभी भी उस सिग्नल पे हैं. तो इवन पीपल, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट जो है सो है. देयर इज अ रीजन क्यों अचानक से खबर आती है वॉरेन बफेट सर अपने एप्पल के स्टॉक्स बेच रहे हैं, कैश में बहुत बैठ रहे हैं. बिल्कुल यार, वो ज्ञानी इंसान है. You should take cues from these people. 97 से 99 में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग उनकी हुई थी. तब ये कंसेप्ट ट्रोल वर्ड भी नहीं होता था, वो हो रहे थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी टेक स्टॉक में नहीं लगाया था. एंड पीपल वर सिटिंग एट 50%, 60% CAGR एंड दे वर लाफिंग. 2001 .com बबल ब्लास्ट, बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है. 2 व्यक्ति स्टेज पे चढ़ के जाते हैं, वन इज वॉरेन बफेट, वन इज चार्ली मंगर. 10,000 लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं इस बंदे को, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. सो कुछ तो इंसाइट है. राकेश झुनझुनवाला जी सेड ड्यूरिंग द टेक बबल, उनके इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, मैंने 4 साल तक कोई पैसा नहीं कमाया. क्यों नहीं कमाया? मेरे को समझ में नहीं आता भैया, ये इंटरनेट बिजनेस मैं नहीं लगा सकता, नहीं लगाया एज सिंपल. बट उसके बाद उन्होंने क्या पैसा कमाया, एवरीबडी नोज. पोस्ट 2000 द अमाउंट ऑफ मनी ही मेड. टाइटन की बात कर रहे हैं लोग, क्रिसल की बात करें, ये वाली चीज़ है. सो आई सॉ दैट ऑल्सो. एंड फाइनली व्हाट आई सॉ इज इवेंचुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स. देखिए, मैंने जो बलून वाली बात बोली, ये उसी तरह के होता है कि एक पानी की एक बाल्टी लो, पानी की बाल्टी, उसमें बलून लो. बलून को आप हाथ से ना नीचे पुश करो, वो जाएगा. आप जैसे ही हाथ हटाओगे, बूम हो जाएगा. सो इसको इस तरह से देखिए कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को, मार्केट की जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, ताकि मार्केट अच्छा दिखे फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड ऑल, बिकॉज सेंट्रल इलेक्शंस एंड ऑल, उनको दबाया जा रहा था.
अब काम बन गया है, जो काम होना था वो हो गया है। एज वी टॉक एक स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, दैट इज़ फाइन। तो अब इनके पास लीवे है 4 साल का, 2 साल अगर वो भी हुआ उसके बाद रेस्ट 2 साल तो है ही हमारे पास CGPA सही करने का। So it could be manipulative. It is जो भी manipulative. जो भी है. So I didn't know the reason. देखिए मार्केट जब गिरता है ना, ट्रिगर बाद में आता है। Correct. तो पहले से okay. This is it. That's amazing. Beautiful insight. Okay. Abhishek, every episode I've seen of yours has always been like this. लेकिन आज I am so privileged कि I experienced it face to face. And I just hope that जो भी हो इस एपिसोड से एक दोस्ती बन जाए। बिल्कुल। एंड विशाल ट्रू नेटवर्किंग बन जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड विशाल, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू, क्योंकि उससे कुछ मिलना नहीं है, सिंपल सी बात है। बट सिंपल सी बात है, what I could see is you have a very beautiful soul, and it was lovely talking to you, Vishal. My pleasure. Thank you very, very much, and God bless you. Thank you so much. There you have it, the amazing Abhishek on the Vishal Hour. Subscribe and smash that like button. Ciao.